नमस्कार सर, मेरी आवाज नमस्कार जी। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं अर्पिता पटेल सर, नमस्कार। ग्रुप में हेड मीडिया एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हूँ। आपका स्वागत है सर हमारी वेबिनार सीरीज में। धन्यवाद। स्वागत है। इम्तियाज भाई को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। क्या हमारे यहाँ थोड़ा सा नेट पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया आपके अंदर। हाँ, नहीं ठीक है। कितने रजिस्ट्रेशन हो गए आपके यहाँ? 400 रजिस्ट्रेशन तो हो चुके हैं सर। 400 पूरे हो गए थे आपके तो। हाँ, मेरे पास अभी लगभग आसाम से, JNK से बहुत सारे कॉल आए 11 बजे के बाद मुझे। तो सारे लोग जुड़ेंगे, काफी क्वेश्चन से मिलेंगे। भाई क्वेश्चन आंसर का कितना समय मिलता है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आप लोग जी। तो मेरा आवाज क्लियर है अभी आपको? यस जी सर। मैंने एक 2 मिनट की मूवी का भी बोला था अपने जी हिसाब जी से, शायद आपको मिल गया होगा। नहीं तो सर, उसमें वो क्या क्लियर हो साबिर जी जाएगा से थोड़ा? मेरी बात हुई थी पर वो लिंक भेज नहीं पाए हैं अभी तक। अच्छा, अभी भेजते हैं। लिंक आपको व्हाट्सएप कर दिया, देख लीजिए। जी सर, अगर आपके पास कोई वीडियो हो तो आप भेज दीजिए। वो भेज रहे हैं अगर आप शेयर आपको कर भेज रहे सकते हैं, हैं। अगर आपके पास हैं, जी। मैं आपको स्क्रीन शेयर का एनेबल कर देती हूँ। एक मिनट आइए। मैडम आप नहीं कर पाएंगी? आप ही कर सर वो लीजिए। लिंक भेज नहीं पाए हैं अभी तक सर, मैंने 3-4 नहीं बार भेज कॉल। रहे हैं, वो भेज रहे हैं। जल्दी आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं। लिंक दिखा रहा है। जल्दी। जैसे यूट्यूब आप ओपन करें आप। जी जी सर। अर्चना जी, उसमें आप इम्तियाज अली प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट देखना। अच्छा, मैं देख लेती हूँ सर। सर इसमें 2 मेरे पास आ रहे हैं। मूवी जो लिखी है मेरे ख्याल से UNDP द्वारा जो बनाई गई है, हाँ जी, वही वाला शेयर करना है। उसी को check करना है। जी जी जी। तो मैं पहले वो मूवी स्टार्ट कर देती हूँ सर आपकी। हाँ, आप एक काम के, जैसे इंट्रोडक्शन आप मेरा जी लिखेंगे, उसके बाद मूवी कर जी दें, उसके बाद हम कंटिन्यू बिल्कुल। कर लेंगे, ऐसा रहेगा। जी सर। So a very warm welcome to everyone and welcome to the National International Webinar Series #Modern Talk। आज हमारे साथ हैं इम्तियाज अली जी, जो कि सार्थक संस्था के फाउंडर मेंबर हैं, और हम आज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे जो है हमारी चर्चा होगी। और उसके लिए मैं स्वागत करती हूँ इम्तियाज जी का। हमारे साथ हमारे समूह निदेशक डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी भी हैं, मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का भी स्वागत करती हूँ जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि अभी 2 ही बज रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ना शुरू हुए हैं अब सारे पार्टिसिपेंट्स। अभी तक हमारे साथ 60 पार्टिसिपेंट्स ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं। और ये अब 2 बजे के बाद जो है, हमने क्योंकि 2 बजे का समय रखा है, तो 2 बजे के बाद और भी सारे मेंबर्स जुड़ना शुरू होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने संस्था के बारे में कुछ एक चीज़ें बताना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। I hope my screen is visible now. Yes.
Modern Group Yes, yes. Institution is a leading group of premier institute in Indore affiliated to RGPV Bhopal, DAVV Indore and CBSE New Delhi. It is approved by AICTE New Delhi, NCTE and PCI New Delhi. Modern Group is imparting quality education in the field of pharmacy, management, commerce and education. We offer more than 8 courses in these fields, which includes B Pharma, M Pharma, D Pharma, BBA, BCom, B.Ed and MBA. Modern Group encompasses 2 leading pharmaceutical industries, Modern Lab and Nandini Medical Laboratories Private Limited. Modern Laboratories was established in 1979 by late Shri P.C. Khariaji and Nandini Medical Laboratories was established in 1998. Both gained prestigious acclamation in All India rating of pharma industries. We also have Modern International School, established in 2013. We believe in innovation and entrepreneurship, and hence we introduced MP's first pharma incubation center, Modern Incubation Center, in the year 2019, sponsored by MSME Government of India. Recently, we have received World Book of Record UK and World Record Academy USA for making large image of medication capsule. Also, we are recognizing participating institute of Unnat Bharat Abhiyan in association with IIT Delhi and MHRD Government of India. The institute also have Modern Innovation Council, which is an institution innovation cell by MHRD Innovation Cell. In the pandemic period, we have started this Modern Talk, hashtag Modern Talk, a webinar series in which we have almost completed 43 webinars in the row, and in which 8 were international webinars. And we discussed different aspects, different perspective of post-COVID era. Now, before moving further, I would request our Group Director, Sir, Dr. Puneet Kumar Dwivedi ji, to welcome our guests. Thank you, ma'am. It gives me immense pleasure to welcome Honorable Shri Imtiaz Ali ji, a very renowned person in the field of solid waste management. Many awards in his credit for nation building. And when we are welcoming such a person in the Modern Talk, it is the moment of pride for us. It is a moment of pride for our institutions, our state, our country. That person like Shri Imtiaz Ali ji are contributing a lot for hygiene and cleanliness in the country, in Bhopal city, in our state of Madhya Pradesh. So today we will listen Shri Imtiaz Ali ji on this solid waste management and what are the challenges and opportunities available in this field, and how we can also serve the nation by loving the nation, which he has proved. On behalf of Modern Group of Institutions, on behalf of our Chairman Shri Anil Kharia and Vice Chairman Shri Santanu Kharia ji, I welcome Imtiaz Ali Bhai ji in this wonderful national webinar series hashtag Modern Talk. आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी में धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस मंच से इस कार्यक्रम को, इस ज्वलंत विषय को आगे करा। धन्यवाद देना चाहूंगी मैं सर आपको। आगे बढ़ने से पहले हम हमारे वक्ता के बारे में कुछ एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, तो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ। यस। श्री इम्तियाज अली मूलतः भोपाल के निवासी हैं तथा RSVP नरोन प्रशासन अकादमी के पूर्व शोध अधिकारी भी रह चुके हैं। श्री इम्तियाज जी ने नानाजी देशमुख से प्रेरित होकर शासकीय सेवा से VRS लेकर कचरा बीनने वाले परिवारों के लिए कार्य करने का संकल्प लिया और उसी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में मध्य प्रदेश व राजस्थान जैसे 6 राज्यों में 19,000 कचरा बीनने वालों को सम्मानजनक रोजगार दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। श्री इम्तियाज अली जी ने प्लास्टिक से रोड निर्माण का कार्य भी करवाया है। प्लास्टिक के प्लांटों से मिलने वाले अमानक प्लास्टिक को ईंधन के रूप में प्रयोग कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जैसी समस्याओं के लिए इन्होंने कार्य किया है और भोपाल मंडल निर्माण के साथ मिलकर यह मॉडल बनाया है। वर्तमान में देश के 5,000 शहरों में भोपाल मॉडल को लागू किया गया है। देश के साथ साथ विदेश के भी 5 देशों में भी भोपाल मॉडल को लागू किया गया है। श्री इम्तियाज अली जी राज्य एवं केंद्र शासन की विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान में JNU यूनिवर्सिटी के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समिति के सदस्य हैं।
साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड CSE के सदस्य भी हैं। श्री इम्तियाज जी ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें से 2014 में यशवंत केलकर युवा पुरस्कार से भी यह सम्मानित हुए हैं। इसके अलावा श्री इम्तियाज अली जी को 14 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से मैं आपका तहे दिल से इस मॉडर्न टॉक में स्वागत करती हूं सर। और अब मैं आप जो वीडियो बनाया गया है, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? सर हेलो, इम्तियाज सर मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नहीं कनेक्टेड तो हैं। हाँ, पर वो वीडियो ऑफ बता रहे हैं। हाँ अभी जी। मेरी वीडियो आवाज आ रही है आपको? इम्तियाज अली जी वीडियो ऑफ है आपका, वीडियो ऑन करना पड़ेगा। वीडियो ऑन करो। हाँ जी सर, ठीक है। दिख रहा है सर। आपने जो सार्थक संस्था है उसके बारे में भी जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके बारे में एक AV जो है वो मैं चलाना चाहूंगी। यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे वो दिख रही है आप लोगों को? हाँ दिख रही है जी। मैडम फुल स्क्रीन करिए। जी जी। यस। पंद्रह साल से कचरा बिनना शुरुआत करा। घर से निकल कर पन्नी, कागज, प्लास्टिक, पुस्ते, कांच वगैरह ये सब पूरे टोटल सामान हम लोग उठाते हैं। पन्नी जो पड़ी रहती थी जो गंदी, वो उठा के हम लेते थे। व्यापारी लोग क्या बोलते थे, भाई गंदी पन्नी आधा वजन काटो, आधा वजन पैसे लेंगे। पहले लोग क्या बोलते थे, आप लोग सामान मत उठाओ, कॉलोनी में से बाहर निकल जाओ। फिर हमारा तो नगर निगम से जब बना हमारा, तो हमको कोई लोगों ने मना नहीं करा। लोग बात बोलते आओ बिन के ले जाओ। जो रेवेन्यू मॉडल इसमें तैयार किया गया है उसमें रैक पिकर्स को इन्वॉल्व किया गया है। रैक पिकर्स को NGOs ने अलग अलग केंद्र स्थापित किए हैं और रैक पिकर्स का पंजीयन कराया गया है और उनके माध्यम से रैक पिकर्स से ये पॉलिथीन इस तरह की प्लास्टिक चोरी की जाती है अलग अलग दरों पर। रैक पिकर्स की जो डेली इनकम हो रही थी वो दुगनी हुई है उसमें। नगर निगम में जाके हम पूरी पन्नी देते, हमारा कोई वजन काटती नहीं, हमारा कोई कुछ भी नहीं काटती। ऐसे पॉलिथीन का प्रबंधन करने के लिए UNDP, JAF, SDP के माध्यम से हम लोगों ने परियोजना प्रारंभ की है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य कचरा बीनने वालों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। साथ ही ऐसा पॉलिथीन जो कि नॉन रिसाइक्लेबल है, तो रिसाइकल किया जा सकता और ना ही स्टोर किया जा सकता, को एकत्र करके सड़क निर्माण और अल्टरनेटिव बंद हो रही है उसमें ये बात खराब हो गया। पन्नी बिनते हैं ना, जाती मशीन काटे ये रोड में ये पन्नी डलाती है। यह एक अद्भुत प्रयास है सर जो आप कर रहे हैं। इम्तियाज जी आपका वीडियो ऑफ हो गया है वापस से। साबित, ये वीडियो ऑफ क्यों हो जाता है? ये बार-बार वीडियो ऑफ हो गया। दूसरा ऑफ हो गया। अब शुरू हो गया सर। तो मैं स्वागत करती हूँ सर आपका, और आप इंट्रोडक्टरी टॉक जो है हम इस टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। तो
over to you, sir. धन्यवाद। मैं मॉडर्न ग्रुप का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने देश ही नहीं पूरे विश्व का एक ऐसा विषय जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो विषय आज बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, इस विषय पर आपने ये एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा आपके ग्रुप को, खासतौर पे पुनीत जी आपको कि आपने इस ज्वलन विषय पर काफी समय से आप काम कर रहे हैं और निरंतर इन विषयों पर आप नित्य नए प्रयास करते रहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक कचरा एक ऐसी चीज है, यदि आप प्लास्टिक के बारे में एक बड़ा भ्रांति है कि लोग कहते हैं कि अगर इसको 1000 साल भी जमीन में दबा के रखा जाए तो प्लास्टिक वैसा का वैसा ही निकलता है। तो वर्ष 2007 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर 20 माइक्रोन की पतली पॉलिथीन को बैन किया गया, तो उसी समय पे भोपाल में हम लोगों ने एक ऐसी परियोजना की शुरुआत की कि जो कि शून्य बजट हो। शून्य बजट इसलिए कि आज इस कार्यक्रम को काफी युवा लोग बच्चे देख रहे होंगे और नए नए बहुत सारे स्टार्टअप आज शुरू हो रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत बहुत सारे युवा अपना स्वरोजगार, अपने स्टार्टअप इन विषयों को लेकर प्रारंभ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम भोपाल के साथ मिलकर एक अभिनव प्रयास किया कि ऐसा पॉलिथीन जो कि नॉन रिसाइकलेबल है, नॉन यूजेबल है, इस प्लास्टिक को सीमेंट इंडस्ट्रीज में एज ए अल्टरनेटिव यूज करने के लिए एक आदर्श परियोजना स्थापित की जाए। और आज ये भोपाल मॉडल जो है देश ही नहीं विदेशों के अंदर भी अपना परचम लहरा रहा है और स्वच्छ भारत मिशन और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2008-2011 पॉलिसी के अंदर और आज पूरे देश के लगभग 5000 शहरों के अंदर इस भोपाल मॉडल को रिप्लिकेट किया गया है। इस परियोजना का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो कचरा बीनने वाले हैं, जिनको हम कचरा बीनने वाला, कचरा चुनने वाला बोलते हैं, जो हमारे द्वारा फेंके गए कचरे में से अपनी काम की चीजों को चुनते हैं और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सुबह 5 बजे ये अपने घरों से बोरी लेकर निकलते हैं और हमारे मोहल्लों में, हमारे वार्डों में, हमारी बस्तियों के अंदर जाके उसमें से अपने काम की चीजों को चुनते हैं, साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी करते हैं। जब ये कचरा बीनने वाले इस कचरे को ले जाके कबाड़ी वाले को बेचते हैं तो वहां भी इनको वो दर नहीं मिल पाती थी, कुछ रोजगार इनको मिलनी चाहिए। साथ ही इसके जो इनकम होती थी वो इनकम का भी सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाती। तो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि कचरा बीनने वालों को हम संगठित करें और संगठित करके इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि जिसके माध्यम से ये एक सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर सकें। हम लोगों ने भोपाल से ये प्रयास प्रारंभ किया था और जब हमने 365 कचरा बीनने वालों को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके इनको हमने अपने इस परियोजना के तहत जोड़ा। परियोजना से हमने इनको जोड़ा और जोड़ने के बाद मेरा कुछ वीडियो आपको वीडियो ऑफ हो गया है। हाँ, हमने इन कचरा बीनने वालों को अपने परियोजना से जोड़ा और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर हम लोगों ने सीमेंट इंडस्ट्रीज में एक ट्रायल रन किया कि यदि इस प्लास्टिक को जो कि नॉन रिसाइकलेबल है, नॉन यूजेबल है, इस प्लास्टिक को यदि हम सीमेंट इंडस्ट्रीज में लगभग 1400 डिग्री टेम्परेचर पर अगर जलाएं तो इसके क्या रिजल्ट आएंगे। तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वैज्ञानिक और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक साझा प्रयोग एसएससी कैमोर में किया और जब इस प्लास्टिक को हम लोगों ने 800 डिग्री टेम्परेचर पर बंद किया जिसमें से फेरॉन और डाइऑक्सिन रिलीज हुए, लेकिन जैसे ही इस प्लास्टिक को हम लोगों ने 1400 डिग्री टेम्परेचर पर बंद किया तो इसमें फेरॉन और डाइऑक्सिन जो थे वो 0 हो गए और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू थी इस प्लास्टिक की वो कोयले से 3 टाइम्स ज्यादा थी। तो यहीं से हमारे प्रोजेक्ट को बल मिला और हम लोगों ने प्लास्टिक कचरे को हमारा प्रथम ऑब्जेक्टिव मानते हुए कार्य करना प्रारंभ किया, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा कचरा था कि जिसका डिस्पोजल करना बड़ा मुश्किल था। यदि इसको हम लोग जमीन में डालते हैं या टंचिंग ग्राउंड के अंदर फटक देते हैं तो ये सालों तक समाप्त नहीं होता है और कहा जाता है कि ये 1000 साल भी अगर इस प्लास्टिक को दबा के रखा जाए तो ये वैसा ही निकलता है। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने प्लास्टिक कचरे को ही टारगेट किया और प्लास्टिक कचरे के जलाने से भी बहुत सारी इस समय पे समस्याएं हो रही थी। जो हमारे निगम के कर्मचारी थे या हमारी जो भी प्राइवेट कॉलोनी थी, कॉलोनाइजर थे, आसपास की जो बस्तियां थी, वहां पर भी कचरे को जला दिया जाता था जिससे कि फेरॉन और डाइऑक्सिन जो था इस कचरे से, प्लास्टिक कचरे से निकल रहा था, जिससे कि जलवायु परिवर्तन जैसी स्थिति निर्मित हो रही है।
आज जो जलवायु परिवर्तन में जो इतने बड़े बदलाव आए हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और गर्मी में सर्दी हो रही है और सर्दी के अंदर गर्मी हो रही है और हर कभी बारिश शुरू हो जाती है। तो इन सभी चीजों का मुख्य कारण जो है हमारा जलवायु परिवर्तन है। तो इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम लोगों ने फ्लोरोन और डाइऑक्सिन जैसे गैसों को उत्सर्जन कम हो, इसके लिए हमने प्लास्टिक को अपना प्रथम टारगेट माना और भोपाल से हम लोगों ने इस कार्य की प्रारंभ किया। हम लोगों ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एक ड्राफ्ट साझा किया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि भोपाल में हम लोगों ने कैसा प्रयास किया है। अब इस प्रयास को देखने के लिए फिर उस समय में जो प्लानिंग कमीशन था उसकी एक टीम आई, उन्होंने इसको देखा और लगा कि प्लास्टिक कचरे का बेहतर तरीके से निष्पादन करने के लिए भोपाल मॉडल एक आदर्श परियोजना है। फिर मध्य प्रदेश शासन ने इसके अंदर हम लोगों को सपोर्ट किया और भोपाल के लगभग 1400 कचरा बीनने वालों को साथ में लेकर हम लोगों ने ये परियोजना जो थी उस समय पे प्रारंभ करी। और इस परियोजना से हमने ऐसे कचरा बीनने वाले कि जो रोजाना कचरे से ही अपनी जीविका चलाते हैं उनको जोड़ा। हमारा प्रथम टारगेट ये था कि संस्थाएं बनती हैं, एनजीओ बनती हैं, कंपनियां बनती हैं, लेकिन कचरा बीनने वाले जो लोग थे इनका शासन ने अपने स्तर पर कोई विशेष योजना बनाकर ध्यान नहीं दिया। तो हमने ऐसी योजना के माध्यम से कचरा बीनने वालों को अपने साथ जोड़कर उनको इसके लिए परियोजना करी और केंद्र से गाइडलाइंस हम लोगों ने बनाई कि जो भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो नगर निगम है, जो नगर पालिकाएं हैं, ये अपने क्षेत्र में काम करने वाले कचरा बीनने वालों को अपने साथ जोड़ें और उनके माध्यम से कचरे को इकट्ठा करके उसको वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करने में इन कचरा बीनने वालों का सहयोग ले। हम लोगों ने इन कचरा बीनने वालों को जोड़कर इनका प्रथम बार भोपाल के अंदर हम लोगों ने परिचय पत्र बनाना प्रारंभ किए और इन परिचय पत्र के माध्यम से इनको एक आइडेंटिफिकेशन मिला। नगर निगम ने अपने एडिशनल कमिश्नर के माध्यम से इनके परिचय पत्र जारी किए और इनको सार्थक कर्मी का एक नाम दिया गया। साथ ही इनके बच्चे जो कचरा बीनने इनके साथ जाते थे वो भी बच्चे कचरा बीनने ना जाएं, तो उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल इवनिंग क्लासेस शुरू करी ताकि वो भी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के साथ साथ उनका भी विकास कर सकें। साथ ही हम लोगों ने इनके हेल्थ को लेकर एक हेल्थ पॉलिसी बनाई। इनके लिए हर महीने हेल्थ फैसिलिटी डेवलप करके इनका हेल्थ चेकअप, इनको फ्री मेडिसिन देने की व्यवस्था करी। इसके अलावा हम लोगों ने वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक अनुबंध किया कि यदि इन प्लास्टिक को, क्योंकि हम लोग सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर प्लास्टिक को जलवा रहे थे, इसके अतिरिक्त हम लोगों ने रोड निर्माण में इस प्लास्टिक का उपयोग किया। आज मध्य प्रदेश में लगभग 8,500 किलोमीटर प्लास्टिक से रोड बन चुके हैं। वो आने वाले 5 साल के अंदर लगभग 10,000 किलोमीटर रोड बनने हैं। इन प्लास्टिक रोडों की विशेषता ये है कि यदि बिटुमेन को 10% कम कर उसके अंदर ये प्लास्टिक के चिप्स डाल दिए जाते हैं तो जो रोड की जो लाइफ होती है, जो रोड की जो अवधि होती है वो 3 टाइम बढ़ जाती है। साथ ही जो इस रोड की जो लागत होती है वो भी 3 टाइम कम आती है। तो यहीं से हमारे प्लास्टिक से रोड वाले कॉन्सेप्ट को बल मिला और आज मध्य प्रदेश में लगभग 8,000 किलोमीटर, 8,500 किलोमीटर प्लास्टिक से रोड बने हैं और बहुत ही अच्छी बने हैं। हम लोगों ने वर्ष 2017-18 के अंदर जब एक अधिवेशन इंदौर के अंदर हुआ था और एबीवी के अधिवेशन से जो प्लास्टिक जनरेट हुआ था, तो उस प्लास्टिक को हम लोगों ने एकत्र करके स्टेशन पर हम लोगों ने 1 किलोमीटर का रोड बनाया था। ऐसे भोपाल के अंदर हम लोगों ने 12 रोड ऐसे बनाए। जो आप भोपाल आए होंगे तो आपने राजा भोज सेतु देखा होगा। राजा भोज सेतु भी जो है इसी प्लास्टिक के मिक्सिंग करके बनाया गया। ऐसे अनेक रोड जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के अंदर इस परियोजना के अंदर बनाए गए और सस्ते रोडों का एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया। पहले 2% ग्रामीण रोड ही प्लास्टिक से बनते थे, लेकिन हम लोगों ने भारत सरकार को अनुशंसा की कि इन रोडों को जो 2% है इसको बढ़ाकर लगभग 10% करा जाए और माननीय केंद्रीय मंत्री ने हमारे प्रस्ताव को माना और आज लगभग ग्रामीण क्षेत्रों की जो भी 10% रोड निर्माण हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो नेशनल हाईवे भी जो निर्माण हो रहे हैं उनमें भी 10% रोडों के अंदर प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है। तो प्रदेश के अंदर ऐसा प्लास्टिक जो कि नॉन रिसाइकेबल था, नॉन यूजेबल था। आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक घटना सुनी होगी कि दिल्ली के गाजियाबाद के अंदर कचरे का ढेर गिरने से लगभग 4 लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे जो पहाड़ जो विभिन्न शहरों के अंदर बन रहे हैं, आप मुंबई देखें, दिल्ली देखें, कोलकाता देखें, भोपाल देखें, इंदौर देखें, हर जगह कचरे के बड़े बड़े ढेर, बड़े बड़े पहाड़ जो बनते जा रहे हैं। इन पहाड़ों का बनने का मुख्य कारण ये पतली पॉलिथीन थी, ये अमानक स्तर की पॉलिथीन थी। तो इसका निष्पादन करने के लिए सीमेंट इंडस्ट्री और रोड निर्माण के अंदर इसका उपयोग हम लोगों ने किया और इससे कचरा बीनने वालों को एक सम्मानजनक मान में
प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो गीला कचरा जो हमारा निकलता है, चाहे वो हमारा किचन से निकले, चाहे वो हमारा गार्डन से निकले या हमारे होटल रेस्टोरेंट से निकले, इस कचरे को भी निष्पादन करने के लिए हम लोगों ने एक कंपोस्टिंग यूनिट करके एक प्रोजेक्ट जो है प्रारंभ किया है। इसमें ऑन साइट कंपोस्टिंग के माध्यम से विभिन्न कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम के अंदर हम लोगों ने ऐसी जैविक खाद इकाइयां निर्मित की हैं जिसके दर पर एक अच्छा जैविक खाद निर्मित होता है और उस खाद का उपयोग वो अपने ही कैंपस के अंदर करते हैं और जैविक खेती को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे भोपाल और प्रदेश के अंदर लगभग 12,000 से ज्यादा ऑन साइट कंपोस्टिंग यूनिट है जिनके माध्यम से इस गीले कचरे को कंपोस्ट के अंदर बदलकर उस खाद का उपयोग जो है जैविक खाद के अंदर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इंदौर नगर पालिका निगम के माध्यम से हम लोगों ने एक बहुत ही अभिनव प्रयास वर्ष 2018 के अंदर कटवाते हैं या सैलून के अंदर या पार्लर के अंदर, तो ये बालों का भी कोई उपयोग नहीं हो पाता था। तो जो बाल हमारे कटते हैं, चाहे वो हम धार्मिक रीति के हिसाब से कटवाएं तो उनको हम लोग रिलीजियस पैलेस पर जाकर कटवाते हैं और उसको जो है हम अपने जो भी हमारी वाटर बॉडीज हैं वहां पर हम सर्वाइव कर देते हैं, क्योंकि बाल भी जो होते हैं इनको कंपोस्ट होने के अंदर बहुत अधिक समय लगता है, लगभग 2.5 से 3 साल लगते हैं और जब इनका लीचड़ निकलता है तो वो हमारे कुआ को और हमारे सॉइल को जो है वो प्रदूषित करता है। तो ऐसे बालों का सदुपयोग हो, इनका बेहतर तरीके से उपयोग हो, इसके लिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम इंदौर के माध्यम से एक ट्रायल रन किया और इन बालों को डायलूट करके हम लोगों ने जैविक खाद बनाई है और इस जैविक खाद का उपयोग जो है एमिनो एसिड के रूप में आज विभिन्न खेतों के अंदर हो रहा है और इसकी एक बहुत ही सफल स्टोरी जो है निकल कर आई है। और बालों का जो उपयोग नहीं हो पा रहा था, आज वो सैलून और पार्लर से निकलने वाले बाल भी जो है व्यवस्थित तौर पर एकत्र हो रहे हैं और इनसे जैविक खाद बनाई जा रही है। इससे भी अनेक लोगों को रोजगार मिला है। हम लोगों ने भोपाल, इंदौर, देवास और बहुत सारे शहरों के अंदर हम लोगों ने एमिनो एसिड इकाई की यूनिट प्रारंभ की है। इसके अतिरिक्त जो प्लास्टिक अभी हम सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर और रोड निर्माण में उपयोग करते थे, इसको लेके एक शीट का निर्माण हम लोगों ने किया है। प्लास्टिक की शीट बनाई है, ना तो ये बारिश में खराब होती है, ना इसमें दीमक लगती है, ना ही ये बर्फ में खराब होती है, ना ही ये धूप में खराब होती है। इस टाइप की 4 फैक्ट्रियां जो है इंदौर, बिलासपुर, दिल्ली और यूपी के अंदर प्रारंभ हुई है। इनसे भी हम लोग जो है एक शीट बनाकर इसका उपयोग विभिन्न तरह के फर्नीचर को बनाने में कर रहे हैं। इसमें भी अनेक युवा सामने आए हैं और उन्होंने अपना स्टार्टअप जो है, अपना स्वरोजगार, अपना बिजनेस जो है इस क्षेत्र के अंदर प्रारंभ किया है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे शहरी क्षेत्र के अंदर और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत सारे पशु हैं जिनकी मृत्यु होती है। इंदौर और भोपाल का अगर मैं आकलन करूं तो प्रतिदिन लगभग 20 से 25 पशुओं की मृत्यु जो है इन शहरों के अंदर होती है। लेकिन इन मृत पशुओं के शरीरों का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन संभव नहीं था और ना ही इसके लिए शासन की कोई नीति थी। हम लोगों ने भोपाल नगर निगम के साथ मिलकर भोपाल के पास ही सीहोर जिले के अंदर एक कार्कस यूटिलाइजेशन प्लांट बनाया है, जहां पर हम इन मृत पशुओं को जो कार्कस निकलते हैं उनको हम वहां पर लेकर जाते हैं और वैज्ञानिक तरीके से इन पशुओं के शरीर का हम डिस्पोजल करते हैं। इन पशुओं के जो अवशेष होते हैं, चाहे उनकी स्किन हो, उसको लेदर के काम में लिया जाता है। इसकी जो बोन निकलती है, इस बोन को हम लोग जिलेटिन बनाने में और खाद बनाने में उपयोग करते हैं। इसके अलावा इनका जो ऑयल निकलता है उसको भी जो है ऑयल काम करते हैं। इनके जो सिंग निकलते हैं या खुर निकलती है उसके भी शोपीस और बटन बनते हैं। इस प्रकार से जो हमारे एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं जो कि इन मृत पशुओं के निष्पादन में या इनके निराकरण के अंदर जो काम करते हैं, उन सबको हमने अपने साथ जोड़ा हुआ है और जोड़कर हमने कार्कस यूटिलाइजेशन प्लांट बनाया है, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से मृत पशुओं का निष्पादन हो रहा है, साथ ही अनेक इस काम को करने वाले लोगों को इससे रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा एक आज के समय में एक बहुत ही ज्वलंत विषय है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। हर घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। अनुमान है, हम लोगों ने एक सर्वेक्षण किया है कि प्रत्येक घर में या प्रत्येक कार्यालय के अंदर लगभग 10 से 15 किलो ई वेस्ट रखा हुआ है। हम टीवी रखे हुए हैं, अनेक गैजेट्स रखे हुए हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमने बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कचरा इससे जो रखा हुआ है और हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो उसके अंदर
एक रासायनिक क्रिया चल रही है और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप उसमें से गैसें निकल रही हैं और उस घर में रहने वाले लोगों को वो गैसें जो है वो इफेक्ट कर रही है, जिससे अनेक प्रकार के लगभग 32 तरह के कैंसर इस गैसेस से हो रहे हैं, जो कि महिलाओं पुरुषों के अंदर इन गैसों के कारण हो रही है। महिलाओं में जो प्रजनन की क्षमता है वो भी इस वैक्सीन की वजह से जो है कम हुई है। साथ ही पुरुषों के अंदर जो पुरुषार्थ की कमी है वो भी इन गैसों की वजह से हो रही है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे से होने वाले नुकसानों को लोगों को अवेयर करने के लिए हमने भोपाल के अंदर बहुत ही अभिनव प्रयास किए हैं और हमने यहाँ पर एक ई क्लिनिक की स्थापना की है और ई एम्बुलेंस की स्थापना की है, जिसके माध्यम से हम घरों घर जाकर इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके इसको वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करने के लिए अलवर हम भेजते हैं, जहां पर इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कचरे को बारीक बारीक करके पीस दिया जाता है। उसके अंदर से क्रोमियम, प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर जैसे अनेक प्रकार के धातु जो है उससे रिकवर किए जाते हैं। इस प्रकार बहुत सारे युवा आज इलेक्ट्रॉनिक कचरे के काम में आकर अपना स्वरोजगार चला रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हमारी क्लिनिक जो है भोपाल के विभिन्न मार्गों पर खड़ी होती है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक एग्जीबिशन इलेक्ट्रॉनिक कचरे के नुकसानों को वो समझ सकें, देख सकें और भली बात इलेक्ट्रॉनिक कचरे को समझ सकें। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आज प्लास्टिक कचरे की वजह से समस्याएं आ रही हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, कई तरह के कैंसर हो रहे हैं और माननीय एनजीटी के दिशा निर्देश पर केंद्र ने जो है, केंद्र सरकार ने जो है प्लास्टिक का जो वन यूज प्लास्टिक है उस पर बैन लगाया है, जिसमें पॉलिथीन भी है और वन यूज प्लास्टिक भी है, जिसके अंदर हमारी क्रॉकरी है, बहुत सारा डिस्पोजेबल क्रॉकरी है। साथ ही जो पॉलिथीन के अलावा जो छोटी मोटी बॉटल्स होती हैं जो कि हम ड्रिंक के माध्यम से, पानी के माध्यम से इन पार्टियों का उपयोग करते हैं। मैं आपके इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो प्लास्टिक की बॉटलें हैं, इसके अंदर जब हम पानी पीते हैं या इसके अंदर जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं तो इसमें लगभग जो हम पानी पीते हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक रह जाता है। जब भी कोई बॉटल का निर्माण होता है तो निर्माण के समय में ही इसके अंदर ऐसा माइक्रो प्लास्टिक जो हमें आंखों से नहीं दिखता है और वो प्लास्टिक उस बॉटल के अंदर रहता है और उसके अंदर रहने वाला जो भी पदार्थ होता है, जो भी तरल पदार्थ होता है, जब उसका सेवन करते हैं तो माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में चला जाता है। वर्ल्ड WHO का कहना है कि प्रत्येक माह एक मनुष्य के अंदर लगभग 5 ग्राम प्लास्टिक जो है वो एकत्र हो रहा है इस प्रकार से। जैसे प्लास्टिक का यूज कम हो, लोग अवेयर हो, तो इसके लिए हम लोगों ने नगर निगम भोपाल के माध्यम से, मध्य प्रदेश नगरीय विकास विभाग के माध्यम से एक कैरी योर ऑन बॉटल, कैरी योर ऑन बैग करके एक हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मट्टी की ये बॉटल्स बनाई। इस मट्टी की बॉटल के माध्यम से हम लोगों ने स्वरोजगार तो स्थापित साथ ही लोग प्लास्टिक की बॉटल प्रोग्राम शुरू किया। कैरी ऑन बैग के तहत हम लोग जो है कॉटन के बैगों को प्रमोट कर रहे हैं और हम लोगों ने भोपाल और दूसरे शहरों के अंदर गरीब महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए और इन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हम लोग कागज और कपड़े के थैले बनवा रहे हैं और इन ग्रुप बनाकर हम लोगों ने विभिन्न मालों से, विभिन्न बाजारों से इन महिलाओं का टाइप कराया है और टाइप करा के उनको भी एक सम्मानजनक स्वरोजगार दे रहे हैं। प्रयास किया है और अनेकों अवसर पर ये प्लास्टिक के अवॉइड कर रहे हैं और कपड़े के और कागज के थैलों का उपयोग कर रहे हैं। अभी कोविड-19 के अंदर हमारे जो ग्रुप हमारे कपड़े के थैले बनाते थे, उन लोगों ने मास्क बनाने का काम जो था बड़े पैमाने पर किया और लाखों मास्क जो है इन समूहों ने बनाए हैं। जिस मास्क जो बाजार के अंदर जिसकी वैल्यू 20 से 25 रुपए का जो मास्क मिलता है, वो हमारे इन समूह की महिलाओं ने 5 से 7 रुपए के अंदर मास्क बनाए हैं और विभिन्न निकायों को, विभिन्न संस्थाओं को ये मास्क सप्लाई किए हैं। उन्होंने अपना रोजगार भी किया और साथ ही लोगों को इस महामारी के समय के अंदर इन लोगों ने बड़ा सहयोग प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, उन परियोजना के अंदर भी किए गए हैं, उनका अनुसरण किया गया है। आज लगभग देश के 5000 शहरों के अंदर यूएनडीपी के माध्यम से और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भोपाल मॉडल को रिप्लिकेट किया गया है और लगभग 4.5 लाख कचरा बीनने वाले ऐसे लोग जो कि कचरे पर आश्रित थे, उन्हें सम्मानजनक रोजगार मिला है और नगरीय निकायों के अंदर उनका पंजीयन हुआ है। डोर टू डोर कलेक्शन के अंदर भी इन कचरा बीनने वालों को लगाया गया है और सार्थक करने के नाम से आज ये लोग सम्मानजनक तरीके से अपना और अपने परिवार का रोजगार चला रहे हैं।
दादाजी देशमुख का एक कथन था, क्योंकि ये पूरी परियोजना जो है हमारी, इस परियोजना का मूल रूप जो आज सामने आया है, इसके अंदर नानाजी का कि मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, अपने वो है जो उपेक्षित एवं दरिद्र। तो शहरी क्षेत्र में सबसे उपेक्षित दरिद्र व्यक्ति वो है जो हमारे द्वारा फेंके गए कचरे में से अपनी काम की चीजों को चुनता है और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो ऐसे समूह को, ऐसे वर्ग को सम्मानजनक रोजगार दिलाकर स्वच्छ भारत मिशन से जोड़कर हमारा प्रयास है कि हम इन कचरा बीनने वालों को एक बेहतर स्तर पर लेकर आए और उनके बच्चों के लिए एजुकेशन, उनकी महिलाओं के लिए हाइजीनिक कंडीशन के अंदर कलेक्शन और जो जो बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती है वो व्यवस्थाएं हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो बॉटल, मिट्टी की बॉटल का जो कॉन्सेप्ट शुरू किया है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम इस परियोजना के अंतर्गत बना रहे हैं। विभिन्न प्रकार के बर्तन भी हम इस परियोजना के तहत बना रहे हैं और उसके लिए आउटलेट शहर के विभिन्न मार्गों पर शासन के माध्यम से इन्हीं महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कचरे के अंदर स्वरोजगार की पूरी संभावनाएं हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, वहां कचरे की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज जब भोपाल में हम लोगों ने 2007 में, इंदौर के अंदर 2010 में जब काम को प्रारंभ किया था, तो उस समय में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लगभग 300 ग्राम कचरा उत्सर्जित कर रहा था, जो आज बढ़कर लगभग 500 ग्राम हो रहा है और आने वाले समय में 2023 तक ये कचरे की मात्रा जो होगी वो 1 किलो प्रतिदिन हो जाएगी। तो कचरे की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़नी है और इसके अंदर नगरीय निकाय जो है। वीडियो ऑफ हो गया है इम्तियाज जी। हाँ, नगरीय निकाय जो है, इन नगरीय निकायों के अंदर जो है, जो भी कचरा बीनने वाले हैं उनको शासन अपने साथ जोड़ रहा है, वो अपने साथ जुड़कर उनको स्वरोजगार मुखी रोजगार देने के लिए प्रयास कर रहा है। अभी लास्ट ईयर ही में WHO की एक कॉन्फ्रेंस के अंदर वाशिंगटन गया हुआ था, वहां पर इस भोपाल मॉडल का जो था प्रस्तुतिकरण जो है 142 कंट्री के सामने किया गया और काफी इस परियोजना को सराहा गया और कई कंट्री के लोगों ने भोपाल, इंदौर आकर इस परियोजना का अनुसरण किया और अपने अपने शहरों के अंदर इस परियोजना को वो संचालित कर रहे हैं। तो मेरा आज आपके इस मंच के माध्यम से जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स के अंदर जुड़े हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आपके नगरीय निकायों के अंदर जो कचरा निकल रहा है, इस कचरे को मैनेज करने के लिए, इस कचरे का प्रबंधन करने के लिए शासन का जो काफिला है, शासन का जो प्रबंधन है वो नाकाफी है। इसके लिए आवश्यक है कि आम आदमी इस परियोजना से जुड़े और जुड़कर शासन को सहयोग करे, क्योंकि जन और तंत्र के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। मात्र 2% तंत्र है और 98% जो है जन है। ये 2% लोग जो है 98% लोगों को सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकते तब तक कि आम लोग शासन को आगे आकर सपोर्ट ना करें। और आज मध्य प्रदेश के कई शहरों के अंदर लोगों ने ये साबित किया है कि जनता की सहभागिता से बड़ी से बड़ी परियोजना को सफल किया जाता है। और आज इंदौर भोपाल जो है इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि यहाँ पर जनता ने नगरीय निकायों को सपोर्ट किया है और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से इन शहरों को स्वच्छता की सर्वोच्च सूची के अंदर स्थान प्राप्त हुआ है। तो कचरा बीनने वालों को साथ लेकर, कचरे को लेकर बहुत सारी परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। कई हमारे रिसर्चर हैं जो कि अलग अलग विषयों पर इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं और अभी जो एक बड़ा रिसर्च हमारी परियोजना के माध्यम से हम IIT के माध्यम से कर रहे हैं कि प्लास्टिक से ऑयल, डीजल और पेट्रोल बनाने का जो एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, उस पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम काम कर रही है और जल्दी इसके अंदर बड़ी यूनिट और बड़ी इकाइयां स्थापित होंगी। और मध्य प्रदेश की पहली इकाई जो है वो उज्जैन में स्थापित होने के लिए केंद्र ने जो है अनुशंसा की है और जल्दी उज्जैन के अंदर प्लास्टिक से डीजल बनाने की एक इकाई प्रारंभ होने वाली है। तो इस टाइप की यूनिटों को भी चलाकर युवा जो है इसमें रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारी समस्याएं जो कचरे को लेकर हो रही थी, चाहे वो पर्यावरणीय हो, चाहे वो जल स्रोत को लेकर हो, चाहे वो हमारी मृदा को लेकर हो, चाहे स्वरोजगार को लेकर हो, इसके माध्यम से इन सब समस्याओं से निजात दिया सकती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को सर्वोपरि मानते हुए बजट में भी काफी बढ़ोतरी की है और स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर नए नए आयाम, नए नए प्रकल्पों को प्रारंभ करते हुए इस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे कामों को करने वाले लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, चाहे वो स्किल इंडिया हो, उसके माध्यम
की बहुत सारी परियोजनाएं प्रारंभ हो रही है और नए नए तरह के विकल्प जो है कचरे के अंदर खुल रहे हैं और युवा इसके अंदर अपनी एनर्जी लगाकर काम कर रहे हैं। अभी हैदराबाद का एक समूह हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिन्होंने ऑनलाइन कचरा खरीदने का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके माध्यम से प्रतिदिन वो विभिन्न शहरों के अंदर लगभग 10 से 15 मैट्रिक टन कचरा जो है खरीदते हैं और कचरा खरीद के उसको रिसाइकलर को पहुंचाते हैं। इससे भी अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। तो कचरा जो है कंचन है, कचरा जो है सोना है। इसके माध्यम से विभिन्न परियोजनाएं चलाकर कचरे को आप अपना भविष्य बना सकते हैं युवा। और जो लोग ऐसे हैं कि जो रिटायर्ड हैं या अपने शहर के लिए काम करना चाहते हैं, तो इस मंच के माध्यम से मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी नगरीय निकायों को सहयोग दें जिससे कि कचरा प्रबंधन जैसी समस्या से निपटा जा सके और स्वच्छ भारत मिशन की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है उसको सार्थक किया जा सके। धन्यवाद सर, आपका प्रयास वाकई में सराहनीय है। जो आपने इस पर्टिकुलर एरिया में जो अपने कदम उठाए हैं ये सचमुच बहुत ही सराहनीय है। और जिस तरीके से आपने कचरा प्रबंधन को एक नया आयाम दिया है ये भी एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो आप कर रहे हैं। जिस तरह से मिट्टी की बोतलें बना रहे हैं या कपड़े के बैग्स बना रहे हैं और जो लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं उनको भी एक अवेयरनेस आपने दिया है कि कितने माइक्रो फाइबर भी होते हैं प्लास्टिक के जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सचमुच एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो भी जितनी भी बातें आपने कही काफी इंफॉर्मेटिव हैं। अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहूंगी। हमारे आप देखिए चैट बॉक्स में लगभग 150 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, 151, जो कि बहुत एक शुभ आंकड़ा माना जाता है। तो 151 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चैट बॉक्स में कंटिन्यूस आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं कि जो भी आपने कदम उठाए हैं इस कचरा प्रबंधन की तरफ, ये एक सराहनीय कदम है सर। तो अब मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ूंगी सर। मैं थोड़ा सा बैकवर्ड जाकर फ्लैशबैक में जाकर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस तरीके का आइडिया जो है या क्या आपको इनकरेज किया इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए सर? देखिए मैं तो शासकीय सेवा में था और शासकीय सेवा वो कहा जाता है जिसको एक बार मिल गई तो उसका जीवन सफल हो गया जी। तो मैं भी यही मानता था कि बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्य करने का प्रशासन अकादमी मुझे अनुभव प्राप्त हुआ, लेकिन एक मन में एक पीड़ा थी और उस पीड़ा को सही तरह से किसी ने अगर निकाला तो वो नानाजी देशमुख ने निकाला कि मैं अपने लिए नहीं हूँ, अपनों के लिए। वो अपने वो है जो इस वाक्य ने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया। और नानाजी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके इस कथन से मैंने अपनी जीवन के स्वरूप को परिवर्तित किया और आज कचरा बीनने वालों के लिए जो छोटे मोटे मैं प्रयास कर रहा हूँ उसके माध्यम से 5 लाख लोगों को जो रोजगार प्राप्त हुआ है और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजना केंद्र ने इसको प्रारंभ की है। तो यही सब ध्येय और यही सब चीजें आगे और करने के लिए मुझे प्रेरित करती है। निसंदेह ये कोई छोटा प्रयास नहीं है सर, ये एक बहुत ही बड़ा प्रयास है और ये एक बहुत बड़ा कदम है। सरकारी नौकरी को छोड़कर इस तरह के क्षेत्र में कार्य करना, इसके लिए बहुत बड़ा मन भी चाहिए और बहुत हिम्मत भी चाहिए। जो मुझे आपको सिर्फ मैं वेबिनार में देख रही हूँ उससे मुझे आपको देखकर बहुत मोटिवेशन मिल रहा है सर। तो निसंदेह आपने जो प्रयास किया है वो बहुत ही अद्भुत है। ये जो कचरा प्रबंधन है इसके लिए सर कोई स्किल सेट जो है वो प्रिपेयर करने की जरूरत है या कोई ऐसा कोर्स, जैसे हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, तो अगर वो इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे काम करना चाहते हैं तो क्या कोई स्किल सेट उनको अक्वायर करना चाहिए? देखिए मैं वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी कोर्स मेंबर हूँ और अभी हम लोग JNU के अंदर जो है एक स्कूल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट शुरू करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा रांची यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ इस टाइप के कोर्स प्रारंभ कर दिए हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट करके एक इंस्टीट्यूट है उसने भी इस टाइप के कोर्स शुरू किए हैं। तो युवा जो है इस क्षेत्र में आ सकते हैं। मेरे पास आज भी लगभग 10 से 15 ऐसे यूथ हैं कि जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज IIT से आए हुए हैं और वो इंटर्नशिप मेरे यहाँ कर रहे हैं। अगर इन बच्चों को आगे आने है, इस सेक्टर में आना है, तो मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थियोरिकल नॉलेज के लिए आप हमारी संस्था के माध्यम से जुड़े और हमारा 7 राज्यों के अंदर काम है। इन 7 राज्यों के अंदर आप जुड़कर हमारे साथ काम कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और कोर्स जो है केंद्र सरकार द्वारा भी बीच बीच में आयोजित किए जा रहे हैं।
सीपेट करके एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि विभिन्न तरह के कोर्स इस सेक्टर के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है और मैं उनकी रेगुलर फैकल्टी हूँ। तो अनेक प्रकार के इंस्टीट्यूशन हैं जो इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। यदि आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको कोर्स मिल जाएंगे। तो आप इसमें अपनी जो है करियर को देखते हुए जो कोर्स इसके अंदर है उनको आप चूज करके इसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। सर, सार्थक संस्था जो है आपकी, ये सार्थक संस्था का ख्याल आपके मन में कैसे आया, और ये नाम जो आपने सार्थक रखा है इसके पीछे सर क्या मोटिव है? देखिए, जब शासकीय सेवा में थे या जब कॉलेज लाइफ में थे तो अक्सर ऐसी बस्तियों में जाया करते थे जहाँ बहुत ही दरिद्र या आवश्यक, जिनको आवश्यकता है वो लोग थे। तो हम उनके बीच जाके कभी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना, कभी उनको कपड़े के बैग देना या कभी उनको कपड़े देना, जो भी हम लोगों के पास सामान आता था वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो एक मन में पीड़ा थी कि इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना है, और जब लगा कि नहीं कुछ सार्थक काम इन लोगों के लिए हमें करना है तो वहीं से नाम आया कि एक सार्थक संस्था हम लोग बनाए, और हमारी तरह बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े और उनके माध्यम से एक सार्थक संस्था का गठन हम लोगों ने वर्ष 1998 के अंदर हम लोगों ने इस पर किया, और उसका विधिवत पंजीयन जो था हमने 2007 में इसका पंजीयन कराकर इसको फिर व्यवस्थित तौर पर चलाना हमने प्रारंभ किया। और हमारे इस सार्थक संस्था का जो शासकीय निकाय है इसमें जो 9 सदस्य हैं, 9 में से 3 सदस्य वो कचरा बीनने वाले ही हैं जो कि पहले कचरा बीनते थे और आज इस काम को अच्छे तरीके से करते हैं। जो प्रैक्टिकल चीज इन लोगों के बीच से निकल कर आती है, जो समस्या निकल कर आती है, इसलिए हम समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रयास करते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समिति के अंदर सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो वहां के भी कचरा बीनने वालों को अपने साथ जोड़कर हम इस तरह के प्रयास करें, इसीलिए सार्थक संस्था का हम लोगों ने गठन किया। बहुत ही अद्भुत है सर जो आपने बताया, जो नाम के पीछे एक उद्देश्य जो बताया है बहुत ही अच्छा है, अनोखा है एकदम। सर आगे मैं पूछूंगी कि जैसे आपने सार्थक संस्था बनाई है और डेफिनेटली कोई भी आप नया काम करते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, तो जब आप ये संस्था बना रहे थे तब आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, कुछ ऐसा एक दो आप अगर शेयर करना चाहें तो? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। कोई भी सफलता जब मिलती है तो सफलता के पीछे बहुत बड़ी पीड़ा होती है, एक बड़ी तकलीफ होती है। तो पीड़ा आज मैं आपके सामने इस मंच के माध्यम से रखना चाहूंगा कि जब 2007 में हम लोगों ने ये परियोजना का प्रस्ताव बनाया कि एक ऐसी परियोजना जो कि शून्य बजट, तो जब शासकीय अधिकारियों के पास परियोजना को लेकर गए तो उन्होंने कहा कि ये कैसी परियोजना लेकर आ गए आप। जी सर, थोड़ा बीच में ऑडियो म्यूट हो गया है जी, वीडियो बंद हो गया है। नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गया है शायद, फिर से कनेक्ट हो रहा है। जी सॉरी, डिस्कनेक्ट कुछ हो गया था। जी सर, हाँ सर। तो जब ये प्रस्ताव हम लोगों ने बनाया तो इस प्रस्ताव को बनाकर हम माननीय प्रमुख सचिव के पास गए, स्थानीय कलेक्टर के पास गए, कमिश्नर के पास गए, तो उन्होंने कहा भाई आप ये कैसा प्रस्ताव बना के लेकर आ गए, जिस प्लास्टिक कचरे को उपयोग करने में, जलाने में सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्देश दे रखे हैं कि इसका तो उपयोग करने नहीं, आप उसको जलाने की बात कर रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री में इतने बड़े लेवल पे। तो अधिकारियों से मैं कह रहा हूँ मेरा एक बार आप प्रपोजल सुन लीजिए, मेरा प्रेजेंटेशन आप देख लीजिए, यदि आपको लगता है कि काम का नहीं है तो आप रह दीजिएगा। तो आप विश्वास कीजिए कि मैं 5-5 घंटे उनके चैम्बर के बाहर बैठा रहता था और वो मुझे सुनने का अवसर नहीं देते थे, फिर बोलते थे नेक्स्ट डे आइएगा। तो कई महीने जो थे वो ऐसे ही निकल गए कि उन लोगों ने मुझे सुना ही नहीं। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि जहां चाह वहां रहा, एक मन के अंदर एक संकल्प था कि इस काम को करना है, और फिर एक समय माननीय प्रमुख सचिव जी को लगा कि
हमें इनको सुनना चाहिए। जब उन्होंने सुना तो उससे मुझे 15 मिनट का समय दिया था कि आप 15 मिनट के अंदर अपनी बात कीजिए। तो मैं बल्लभ भवन के अंदर जब प्रस्तुतिकरण करने उनके पास पहुंचा तो 3.5 घंटे के अंदर वो सत्र जो था समाप्त हुआ। उन्होंने 3.5 घंटे इस पर डिस्कशन किया और वहीं से ये परियोजना प्रारंभ हुई। और जिन अधिकारियों के संबंध में समक्ष जाके अपनी परियोजना बताता था, एक समय वो आया कि वो मेरे केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने सारी परियोजना को, सारे कामों को देखा और देखने के बाद कहा कि नहीं, हमसे गलती हुई कि हमने इस परियोजना को 2 साल तक डिले किया, हमें इसे और पहले ही प्रारंभ कर देना चाहिए था। और आज उसी विश्वास का, उसी संकल्प का परिणाम है कि आज ये परियोजना देश ही नहीं विदेशों में लागू हुई और अनेकों प्रकार की समस्याएं इसके अंदर आई हैं। और मैं आपके इस मंच के माध्यम से जो भी लोग यहाँ जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यदि जो भी काम आप शुरू करते हैं, शुरू में अगर उसमें असफलताएं मिलती हैं, कठिनाई आती है, तो ये मान के चलिए आप कि आने वाला समय इसके अंदर बहुत अच्छा हो। तो वही हमारी परियोजना से हुआ। अनेक प्रकार की समस्याएं शासकीय स्तर पर, एनवायरमेंट लेवल स्तर पर आई और उनका समय रहते हुए निराकरण हुआ। और आज ये परियोजना जो है एक बहुत बड़े चिंतन का अमृत है कि आज वो दूसरे राज्यों के अंदर, दूसरे देशों के अंदर भी लागू हो रही है। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत ही इंफॉर्मेटिव आंसर था। और चैलेंजेस जो है वो मेरे ख्याल से अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी रहते हैं, जिसको अगर हम फेस करें तो हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती ही है। तो यही आपने सिद्ध किया है कि जो आपको चैलेंजेस मिले हैं वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह उभर कर आए हैं आपके पास। हमारे साथ कई पार्टिसिपेंट, 161 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं और उनमें से प्रदीप देसाई जी ने एक सवाल पूछा है कि इज देयर एनी गवर्नमेंट सब्सिडी बाय गवर्नमेंट फॉर डेवलपिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स? कोई ऐसी गवर्नमेंट सब्सिडी है जो डिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स बनाने में मदद करती हैं? देखिए, अभी जो भी जैविक थैलियां जो बनाई जा रही है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट जो बनाए जा रहे हैं, इसमें शासन के द्वारा अभी कोई सब्सिडी देने का प्रावधान नहीं है। अभी जो नया जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसमें मैं भी मेंबर हूँ, तो उसके अंदर हमने अनुशंसा की है केंद्र सरकार को कि जो भी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बन के आते हैं, क्योंकि इनका जो कॉस्ट होता है दूसरे प्रोडक्ट से ज्यादा होता है, तो शासन को अपने स्तर पर इसमें सब्सिडी देना चाहिए, जिससे कि इसके अंदर लोग आगे आए और अपना कारोबार और अपना व्यवसाय इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रयासरत हैं हम लोग और निश्चित तौर पे सीपीसी ने भी इसके लिए अप्रूवल दिया है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ सब्सिडी दी जाएगी। तो मुझे लगता है अभी वर्तमान में तो इसके लिए कोई सब्सिडी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पे केंद्र द्वारा इसके अंदर सब्सिडी देने का प्रावधान रखा जाएगा। धन्यवाद सर। प्रदीप जी, मुझे ऐसा लगता है आपको अपना जवाब मिल गया होगा। एक स्नेहल बैंकर करके हमारे पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने पूछा है कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं, तो उन्होंने बोला है कि वो जो पॉल्यूट हो रहे हैं, मैं सवाल ऐसे कैसे पढ़ना चाहती हूँ, हाउ डू यू डील विद द सॉलिड वेस्ट इन वाटर रिसोर्सेज विच आर पॉल्यूटिंग द रिसोर्सेज एंड डिस्टर्बिंग एक्वा इकोसिस्टम? जो पानी के अंदर रह रहे हैं प्लास्टिक्स, उसके लिए कोई पानी में जो फैक्ट्रियों से जो कचरा जा रहा है, जिसकी वजह से जो समस्या आ रही है, जी उसके लिए क्या? देखिए, आज जो भी हमारे जलीय स्रोत हैं उसके अंदर लोग अनजाने के अंदर ही कचरा डाल देते हैं और कई विकासशील देश, अमेरिका जैसा देश भी अपना कचरा जो है बहुत सारा समुद्र में डाल देता है। आप देखते हैं समुद्र के माध्यम से बहुत सारा कचरा किनारों पे आता है और जो भी ऐसे कोस्टल एरिया हैं वहां पर आप सुबह के टाइम पर अगर जाएंगे तो अपार प्लास्टिक वहां पर मिलेगा। मैं 3 साल पहले गोवा के अंदर एक ट्रेनिंग देने गया हुआ था, एक साउथ हिल्टन की एक टीम आई हुई थी वहां पे, तो मैंने देखा था कि वहां पर जो बीच है, बीच पर बहुत सारा प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता था और उस प्लास्टिक को हम लोग सुबह सुबह वॉक करते टाइम पे इकट्ठा करते थे और फिर लोकल म्यूनिसिपैलिटी से बोलते थे कि इस प्लास्टिक को आप नहीं सकते। तो बहुत सारा प्लास्टिक जो है जलीय स्रोतों में आ रहा है। आप देखते होंगे हमारे यहाँ भी जो एक संस्कृति है कि हमारे यहाँ जो पूजन सामग्री होता है या जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं या ताबीज होते हैं, उनको हम लोग बहुत ही सम्मानजनक तरीके से पॉलिथीन के अंदर रख के जलीय स्रोतों के अंदर डाल देते हैं, जो कि वहां पर वो विखंडित नहीं होता है, वहां पर डिकम्पोज नहीं हो पाता है। ये भी जो है उसके अंदर रहता है। इसको भी ना डालें, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर जो गैसेस है या इसके अंदर जो केमिकल है वो पानी में जाके इस पानी को तो पॉल्यूट कर रही है, लेकिन जो उस पानी के अंदर जैवीय जंतु हैं, उन जंतुओं की भी मृत्यु का कारण बन रहे हैं। तो हमें आज अपने
जलीय स्रोतों को बचाना है, तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि वो जलीय स्रोतों के अंदर इस तरह का कचरा न डालें। साथ ही जो कलेक्शन ड्राइव्स होती हैं, जो बीच बीच के अंदर लोगों के माध्यम से जो श्रमदान कार्यक्रम होते हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोग अपनी जलीय स्रोत में बहुत अच्छा परिणाम निकल कर आए। जी सर, धन्यवाद सर। अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना अंतिम प्रश्न एक पूछना चाहती हूँ सर, क्योंकि हम एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, हमारे पास एक इंक्यूबेटर सेंटर भी है जिसमें हम स्टार्टअप को प्रमोट करते हैं, मॉडर्न इंक्यूबेशन सेंटर। तो सर इस पर्टिकुलर एरिया में स्टार्टअप के लिए जो है युवाओं के लिए क्या स्कोप है? देखिए, प्लास्टिक के अंदर जो मैंने आपको 5-6 प्रोजेक्ट बताए हैं, चाहे वो आपका अभी जो आपके कुछ हम लोग बात कर रहे हैं कमर्शियल के प्रोडक्ट, इसके अलावा मिट्टी के जो बर्तन हो सकते हैं वो है, वो हो सकती है। इन सब चीजों को लेते हुए आज की उस सेंटर के अंदर छोटे-छोटे और ट्रेडिंग प्रोग्राम ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसके माध्यम से युवा इन इंडिया हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की योजनाएं हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की योजनाएं हो, इन योजनाओं के माध्यम से जो सब्सिडी या ग्रांट शासन द्वारा दी जा रही है, उनको लेकर युवा युवा और आप जैसे इंस्टीट्यूशन सामने आ जाएंगे, फिर निश्चित तौर पे इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज तो मिलेगा ही। हमारे पास एक बहुत बड़ा युवाओं का वर्ग हमारे साथ आएगा जो कि कचरा प्रबंधन के अंदर और कचरे से रोजगार और रोजगार ऐसे लोगों के लिए जो कि इस काम को कर रहे हैं, उनको महत्व। तो मैं आपकी समझ के माध्यम से चला रहे हैं, उन केंद्रों के माध्यम से कचरा प्रबंधन संबंधित कोर्सों को प्रारंभ करें। इससे संबंधित जो नए नए व्यवसाय हो रहे हैं, उन व्यवसायों को यहाँ पर लाकर उनको ट्रेनिंग दें और युवाओं को स्वरोजगार मुखी बनाएं। डेफिनेटली सर, हम भी जो है हमारा इंस्टीट्यूशन भी इसी और अग्रसर रहेगा और हम भी डेफिनेटली इस तरह के एरियाज में, इस तरह के क्षेत्र में जो है कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्र में अब नए कोर्सेज लाने के प्रयास करेंगे सर। अंत में सर मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी आपको, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमें और इतना इंफॉर्मेटिव वेबिनार जो है वो हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की सर आपने। अंत में मैं हमारे ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी से अनुरोध करती हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स सर को। थैंक यू मैम। शब्द कम पड़ रहे हैं जब हम इम्तियाज अली जी को सुन रहे हैं और इनके योगदान को ऐसे ही नहीं कहा जा सकता है, ऐसे नहीं कम शब्दों में समेटा जा सकता है। ये धन्यवाद इतना बहुत छोटा हो जाएगा। यह निरंतर इनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे और युवाओं को मिलता रहे जो नए नए इनोवेशन और इनोवेटिव आइडियाज में क्लीन टेक सॉल्यूशंस पे काम करें। और जो क्लीन टेक से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि इम्तियाज जी ने बताया कि प्लास्टिक से संबंधित प्रपोजल बनाया जा सकता है, या और भी क्लीन टेक के कई ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं स्टार्टअप आइडियाज पर काम कर सकते हैं और बहुत सारे ग्रांट, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया से हो या NSTDP से हो, EDI से हो या अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग से हो, MSME से हो, ग्रांट उनको मिल सकती है। आइडिया होना चाहिए, महत्वपूर्ण वही है। और जैसे इम्तियाज जी ने बताया कि उसके लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, आपके अंदर वो भाव होना चाहिए। आचार्य श्री नानाजी देशमुख से प्रभावित होकर, उनके जीवन से प्रभावित होकर जो आपने बीड़ा उठाया है और निश्चित ही युगों युगों तक जाना जाएगा। और इम्तियाज भाई का यह जो योगदान है वो देश और समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जाएगा। मैं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी, ग्रुप डायरेक्टर मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑन बिहाफ ऑफ और चेयरमैन श्री अनिल खरिया जी एंड वाइस चेयरमैन श्री शांतनु खरिया जी, I thank you sir for joining us today for this wonderful webinar, and we have
learned many lessons from you, and the topic you have discussed on solid waste management opportunities and challenges. It was really wonderful. और मैं सभी ऑडियंस की ओर से भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और भविष्य में भी हम आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद लेते रहेंगे, आपका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। इन ए नटशेल अगर मैं बोलूं तो जो चैलेंजेस हैं वही अपॉर्चुनिटी है, तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और उसी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। जी सर, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी। मैं पुनः आपके समूह को और शशि पुरोहित जी को और मेरे जितने भी कचरा बीनने वाले सार्थक कर्मी, उन सबकी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छे विषय को लेकर आज आपने वेबिनार किया, और एक महामारी के युग में आपने अनेक युवाओं को अपने साथ जोड़कर एक नया स्वरोजगार देने के लिए एक नए विषय को लेकर आपने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। तो जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए थे उन सबसे अनुरोध है कि आप इस क्षेत्र के अंदर सोचें, विचार करें और आए। सार्थक संस्था आपका स्वागत करेगी, और जब भी कोई तकनीकी मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता होगी तो हमारा संस्थान और हमारी पूरी टीम आप लोगों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रयासरत रहेगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच once again on behalf of entire Modern family. I, Arpita Patel, Head Media and Corporate Communication, extend my heartfelt thanks to you sir for joining us. और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं। कल हमारे 2 वेबिनार्स हैं, एक 11:30 बजे जो ट्रेनिंग और उस पे ट्रेनिंग पे है आफ्टर कोविड एरा, और उसके बाद 2 बजे वापस से हमारा एक वेबिनार है। तो प्लीज हमारे साथ जुड़ें हमारी वेबिनार सीरीज में एंड एनलाइटन योरसेल्फ। फीडबैक लिंक मैंने आपको चैट बॉक्स में पेस्ट कर दिया है। उसी के साथ आपको जब आप होस्ट एंड करेगा ये सेशन, उसके बाद आपको फीडबैक लिंक भी मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए #modern talk से। थैंक यू सो मच once again. थैंक यू।